हेलो वेलकम गाइस, दिस इज सीए पीयूष मित्तल और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। गाइस आज हम बात करेंगे पीएमईजीपी की। दोस्तों पीएमईजीपी पर हम पहले भी काफी बार वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन है कि आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बात करना, यानी कि भाई प्रैक्टिकली क्या क्या दिक्कतें आती हैं, किस किस तरह का आपको इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीएमईजीपी के अंदर कवर क्या है। दोस्तों अगर आप पीएमईजीपी स्कीम के अंदर लोन लेना चाह रहे हैं तो इसके अंदर लोन की लिमिट है 25 लाख रुपए तक। 25 लाख अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग है और अगर कोई सर्विस यूनिट है तो उसके लिए 10 लाख रुपए तक। दोस्तों पीएमईजीपी आप जैसा कि जानते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। पहला एक प्रिकॉशन, मैं आपको बीच बीच में प्रिकॉशंस देता चलूंगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये सिर्फ नई यूनिट्स के लिए ही मिलेगा, यानी कि अगर आपका चालू खाता चल रहा है बैंक के अंदर और आप अपने इस लोन के अंदर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपके लोन को बैंक रिजेक्ट कर दे। तो पहला ध्यान रखिएगा कि पुरानी फॉर्म पर इस लोन को नहीं लें। दूसरा पॉइंट हम आगे चलते हैं कि मार्जिन मनी कितनी देनी है। तो दोस्तों आपको मार्जिन मनी इसके अंदर 5% है अप्रोक्स। लेकिन बात करते हैं सब्सिडी की, तो सब्सिडी का क्या रेशियो रहेगा। दोस्तों सब्सिडी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर हैं तो आप शहरी क्षेत्र के 15% की सब्सिडी आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रूरल एरियाज के अंदर हैं और तो आप 25% की सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों जनरल का डेफिनेशन अब यहाँ पर क्या होगा। जनरल का डेफिनेशन होगा अगर आप इन सब में नहीं है। किन किन में? अगर आप एससी नहीं है, एसटी नहीं है, ओबीसी नहीं है, लेडीज नहीं है, माइनॉरिटीज नहीं है, एनईआर नहीं है, हिल एरिया बॉर्डर्स के अंदर आप नहीं आते हैं, तो ऐसे केस को सभी को जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कोई भी जेंट्स हो जो जनरल कैटेगरी के अंदर है वह जिसके अंदर कवर होगा, यानी इस आधार पर इनको सब्सिडी कम दी जाएगी। लेकिन अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, वुमेन, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से हैं या हिली या बॉर्डर रीजन से हैं, तो इस केस में अगर आप ग्रामीण एरिया के अंदर काम करते हैं और आप पीएमईजीपी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर दोस्तों आपको सब्सिडी 25% की है, सॉरी 35% की है, लेकिन शहरी क्षेत्र के अंदर आपको सब्सिडी 25% की मिलेगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस केस के अंदर डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके आप भेज सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड, दोस्तों आधार कार्ड बहुत ही मस्ट है। रीजन इसके पीछे आधार नंबर से ही आपको वेरीफाई किया जाता है। अच्छा दोस्तों मुझे एक बहुत अच्छा पॉइंट आपको दूसरा प्रिकॉशन में बता देता हूं कि पार्टनरशिप फॉर्म कंपनीज इसे अप्लाई नहीं करें, उनको लोन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। इसमें आप कोशिश करें इंडिविजुअल लोन अप्लाई करने की, क्योंकि कई बैंकर्स के सर्कुलर्स हैं जो कि पार्टनरशिप फॉर्म कंपनीज इनको यह लोन नहीं देते हैं। इसके पीछे दोस्तों कारण क्या है कि अगर कोई अलग अलग व्यक्ति है और बाद में जाके फर्म टूटती है तो उस लोन को रीपेमेंट कौन करेगा, आप समझ सकते हैं। मान लीजिए ए और बी दो पर्सन है, दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट की, लेकिन आगे उन्होंने बीच में लोन ले लिया पीएमईजीपी में और वो आगे चलकर पार्टनरशिप में किसी भी कारण से या कंपनी में किसी भी कारण से कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो ऐसे में उस लोन को कौन चुकाएगा। इस कारण से बैंक्स ऐसी संस्थाओं को लोन देने में कम ही इंटरेस्ट लेती है। तो दोस्तों अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी बिल। मैं आपको बता देता हूं कि कुछ आपको इसकी एप्लीकेशन में दो प्रोसीजर होता है। एक तो नॉर्मल एप्लीकेशन फिलअप करना, दूसरा इंपॉर्टेंट है इसके स्कोर कार्ड्स को तैयार करना। स्कोर कार्ड भरने का ऑप्शन आपको ही दिया जाता है, इसलिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में अपलोड करने होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपका मार्कशीट है। दोस्तों इसमें आपको पता होना चाहिए कम से कम 8वीं पास व्यक्ति ही इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, इससे कम एजुकेशन वाला व्यक्ति लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो इसका यानी कि आपकी जो हाईएस्ट मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर अटैच करनी होगी। अगला है क्वालिफिकेशन एज मार्कशीट, जो मैं बता चुका हूँ। आपको एक एक्सपीरियंस लेटर, अगर आप एक्सपीरियंस हैं, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपका स्कोर आपको अच्छा मिलेगा, यानी इसमें 100 में से आपको 60 का स्कोर पास करना जरूरी होता है।
अगर आप 60 के कम का स्कोर पास करते हैं तो आपको लोन आपको एलिजिबल नहीं होता है। तो आप अगर एक्सपीरियंस है तो आपको आपका एक्सपीरियंस लेटर यानी अपने लेटर हेड पर लिख के भी आप लिख सकते हैं। इनकम टैक्स का रिटर्न, दोस्तों इनकम टैक्स का रिटर्न अगर आप पहले से भर रहे हैं तो आपका, और अगर आप मान लीजिए लेडीज के नाम से कर रहे हैं तो उसके उनके हस्बैंड का, अगर हस्बैंड के नाम से कर रहे हैं तो वाइफ का ITR, दोनों के आपको बकायदा आपको PDF अपलोड करने के लिए स्पेस मिलेगा, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला है एप्लीकेंट की ITR हो चुकी है। आगे चलते हैं इंश्योरेंस यानी कि कहता है अगर आपने कोई इंश्योरेंस लिए हैं, पूछता है 2 इंश्योरेंस लिए हैं या 3 लिए हैं या 3 से ज्यादा हैं, तो जितने ज्यादा इंश्योरेंस होते हैं उतनी ही अच्छी आपको रेटिंग मिलती है। बैंक डिटेल क्यों मस्ट है? बैंक में डिटेल आपसे इस एप्लीकेशन के अंदर पूछा जाता है कि आप क्या उसी बैंक के अंदर अप्लाई कर रहे हैं जिसमें पहले आपका ये अकाउंट ओपन है। अगर ऐसा है तो आपको अच्छी स्कोरिंग मिलेगी और आप अपना काम आगे कर सकते हैं। एक अगला है सिविल के लिए आपको बता देते हैं कि सिविल आपको निकालना होगा, उसके बाद ही आप इसे अपलोड कर सकते हैं। लोकेशन एडवांटेज है। लोकेशन एडवांटेज के अंदर दोस्तों आपको एक लेटर हेड पे लोकेशन का बताना होगा कि भाई किस तरह की आपकी लोकेशन है। स्किल सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई एक्सपीरियंस है, कोई आपने ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स लिए हैं। मार्केटिंग टाई अप्स अपने लेटर हेड पे कि भाई मेरी ये प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं। रीपेमेंट का पीरियड, यानी अगर आप मशीन लोन लेते हैं, और देखिए दोस्तों मैं आपको तीसरा प्रिकॉशन कि आपको मशीन लोन दिखाना बिल्कुल जरूरी है, इसके बिना आपका प्रोजेक्ट अप्रूव भी नहीं होगा। दोस्तों एक चीज ध्यान रखनी है, प्रोजेक्ट कॉस्ट 25 लाख से ऊपर, चौथा प्रिकॉशन, आपको 25 लाख से ऊपर की प्रोजेक्ट कॉस्ट डालनी ही नहीं है, क्योंकि ये 25 लाख से ऊपर की प्रोजेक्ट पे लोन देती ही नहीं है। ओके दोस्तों, अगला है रीपेमेंट पीरियड 5 या 7 साल का आप ले सकते हैं, 6 साल का भी ले सकते हैं, मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम 7 साल ले सकते हैं। DSCR क्या है दोस्तों, मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है। DSCR कैसे निकालते हैं, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, यानी कि आप जो अगले 5 सालों में जो प्रॉफिट कमाएंगे, क्या उसमें इतना प्रॉफिट कमा लेंगे ताकि आपने लोन के ब्याज और मूल यानी कि इंस्टॉलमेंट को जमा करा सके। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट है कोलेटरल सिक्योरिटी। आप जानते हैं RBI की गाइडलाइंस है कि 10 लाख तक के लोन के केस में आपको किसी तरह का कोई कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर 10 लाख से ऊपर का लोन है तो बैंक इसमें 2 कार्य करेगा, या तो आपसे कोई सिक्योरिटी लेगा, सिक्योरिटी FDR प्रॉपर्टी किसी भी रूप में हो सकती है, या इसको CGT MSE की कवरेज देगा। दोस्तों दोनों में अपने अपने फायदे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी देते हैं तो आपको ROI यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पड़ती है, लेकिन आप प्रॉपर्टी नहीं देंगे तो आपको ROI यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा पड़ेगी। दूसरा, साथ में एक और इशू है कि आपको अपनी प्रोसेसिंग फीस आपको ज्यादा देनी होगी, क्योंकि 2 से 3% गवर्नमेंट आपको CGT MSE कवरेज चार्ज से नाम से चार्ज करता है, जो कि आपको हर साल पे करनी पड़ती है। तो अगर आपके पास प्रॉपर्टी या FD है तो कोशिश करें इसके थ्रू ही आप अप्लाई करें। अगला है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आपको किसी अपने अच्छे CA से, या आप बता सकते हैं हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, तो आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बनाकर उसके आगे अप्लाई कर सकते हैं। अगला है दोस्तों फैमिली मेंबर इनकम प्रूफ। जैसा कि मैंने बताया, अगर हस्बैंड है तो वाइफ के नाम से ITR, और वाइफ है तो हस्बैंड के नाम से ITR आपको अप्लाई करनी होगी। MSME का रजिस्ट्रेशन हो गया, बिजनेस एक्टिविटीज हो गई, ये सभी आपको दिखानी होगी। फर्म का डिटेल है। ओके दोस्तों, फर्म के डिटेल में कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन प्रूफ है तो भी आपको यह अप्लाई करना होगा। द कंप्यूटेंट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी आपको ध्यान रखना है कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में आपको सिर्फ एक साइकिल का ही लोन अलाउ होगा। मैं बता देता हूं उसमें क्या है। दोस्तों आप एक चीज ध्यान कीजिएगा कि कोई भी बिजनेस होता है, उसका अगर कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उस पैसे के इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसको वापस आने में कितना दिन लगता है। यानी एग्जांपल, आपने आज 10 लाख रुपए बिजनेस के अंदर लगाए, आपने लगाने के लिए क्रेडिटर्स को माल खरीदा, क्रेडिटर्स को माल खरीदने के बाद आपने रॉ मटेरियल बनाया, उसका फिनिश गुड्स बनाया, फिनिश गुड्स को बेचा, बेचने के बाद डेटर से कलेक्शन किया, यानी पहले दिन पैसा लगा के उसको वापस कितने दिन में वो पैसा आया, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। यानी कि आपको लोन सिर्फ एक वर्किंग कैपिटल साइकिल के बराबर का ही मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको इसके अंदर। आगे चलते हैं बेनिफिशियरीज। आप इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी और सेल्फ हेल्प ग्रुप और ट्रस्ट, आपने देखा होगा यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म या कंपनी का नाम नहीं है। ओके गाइस, आगे चलते हैं फाइनेंशियल एजेंसीज। मोस्टली सारे बैंक्स, जहां तक कि प्राइवेट बैंक्स हैं, नेशनलाइज बैंक्स हैं और जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स हैं, सभी इस फाइनेंस को करते हैं, तो आप उनके थ्रू से अप्लाई कर सकते हैं।
हाउ वी कैन कैपिटल एक्सपेंडिचर लोन कैश क्रेडिट यूटिलाइज। दोस्तों आप वर्किंग कैपिटल एटलीस्ट वंस शुड टच 100% लिमिट ऑफ कैश क्रेडिट विद इन द 3 इयर्स ऑफ लॉक इन पीरियड, यानी आपकी वर्किंग कैपिटल लिमिट का 100% आपको 3 साल के अंदर टच करना होगा। एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो कि 5वां प्रिकॉशन है, ध्यान रखिएगा कि आपकी जो आपको सब्सिडी मिलेगी वो एक एफडी के फॉर्मेट में मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले दिन ही पैसा दे दिया जाएगा। इसका इंटेंशन ये है कि कम से कम 3 साल तक आपको वो बिजनेस आपको एक्टिव रखना होगा। 3 साल के बाद ही वो बैंक एफडी में, अगर आपने लोन पूरा चुका दिया है तो आपको एफडी वापस दे देती है, अगर आपने लोन नहीं चुकाया है तो उस एफडी से उस लोन को एडजस्ट कर देगी, यानी आपको एफडी का पैसा आपके लोन से एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के आपको पैसा बचेगा। क्यों? क्योंकि आपको लोन नहीं चुकाना पड़ेगा। इस कारण से आगे चलते हैं। बेनिफिशियरी हैज टू सबमिट हिज हर एप्लीकेंट प्रोजेक्ट। आप इस वेबसाइट पे जाके इसको एप्लीकेशन को आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पे मेंशन की हुई है। आगे चलते हैं। एज लिमिट कम से कम 18 की उम्र होनी चाहिए। मेन क्राइटेरिया ऑफ प्रोजेक्ट क्या है? मेन क्राइटेरिया है कि आप रूरल एरियाज के अंदर हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट के लिए आप पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट ऑन कंट्रीब्यूशन नेगेटिव लिस्ट, आपको यूनिट आपकी नई होनी चाहिए, यानी मैंने आपको जैसा कि सारे मैं आपको बता चुका हूं कि नई यूनिट के अंदर ही लोन मिलेगा। आपको अपना कंट्रीब्यूशन लगाना होगा जो कि 5% होगा, और आपको पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी मैंने बताया कि आपको मशीन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना मस्ट है। रूरल एरिया है तो रूरल एरिया की डेफिनेशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से उठाई जाती है। दोस्तों अगला पॉइंट है ईडीपी की ट्रेनिंग। ये ईडीपी की ट्रेनिंग करना मस्ट है। ध्यान आपको यह रखना है कि ईडीपी की ट्रेनिंग करते वक्त आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें एक ऑप्शन और है, आप सैंक्शन होने से पहले करा सकते हैं, सैंक्शन होने के बाद भी आप करा सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। लॉगिन पीरियड मैंने आपको बता ही दिया 3 साल है, और फाइनेंस क्या दो बैंकों से इसको बोलते हैं कंसोर्टियम फाइनेंस, यानी क्या 2 बैंकों से मिलकर फाइनेंस लिया जा सकता है? नहीं दोस्तों, आप नहीं ले सकते हैं। ओके, आगे हम बता देते हैं। आपको बताया है कि आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी मेंस हैं और जनरल कास्ट से हैं, तो उनको 10% कंट्रीब्यूशन देना होगा, जबकि अदर कैटेगरी के अंदर आपको 5% का कंट्रीब्यूशन देना होगा। अभी कंट्रीब्यूशन क्या है? एग्जांपल, आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है 25 लाख रुपए, क्योंकि हाईएस्ट 25 लाख तक की ही कॉस्ट हो सकती है। तो दोस्तों ऐसे में अगर जनरल कैटेगरी है तो उनको मैक्सिमम लोन 22.5 लाख रुपए का ही मिलेगा, लेकिन अदर कैटेगरी जैसे एसटी, एससी, लेडीज, ओबीसी, हिल एरियाज, हैंडीकैप हैं, उस केस में 5% का ही पैसा, यानी 25 लाख का 5%, 1.25 लाख रुपए ही आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।